हेलो एवरीवन। देखिए आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केमिकल काइनेटिक्स के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस में बहुत सारे क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे हुए हैं। देखिए जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है और फर्स्ट क्वेश्चन भी आपका आया हुआ है जी मेंस 2016 में। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 फॉलो द फर्स्ट ऑर्डर। In 50 minutes, the concentration of H2O2 decreases from 0.5 to 0.125 m in one such decomposition. When the concentration of H2O2 reaches 0.05 m, the rate of formation of O2 will be। ठीक है, देखिए H2O2 का डिकम्पोजिशन जो होता है वो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, और जो डिकम्पोजिशन की इक्वेशन आएगी वो आएगी आपकी H2O2 डिकम्पोजेज इनटू H2O एंड O2। ठीक है, तो उसने कहा कि 50 मिनट में जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 0.5 का 0.125 हो जाता है। यानी कि 0.5 का 0.125 का मतलब है 1/4 रह गया। ठीक है, when the concentration of H2O2 reaches 0.05 m, the rate of formation of O2 will be। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पे ध्यान रखनी है कि 0.5 से 0.125 50 मिनट में होता है। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं? यहाँ से आप रिएक्शन का टी हाफ निकाल सकते हैं। तो रिएक्शन का जो टी हाफ यहाँ पे हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 25 मिनट। अब 25 मिनट को यूज करें आप, जो फॉर्मूला है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के इंटीग्रेटेड इक्वेशन जो आती है, और उसमें उसके लिए रेट कांस्टेंट की जरूरत पड़ेगी। तो टी हाफ जो आपका होगा उसके लिए के इक्वल 0.693 डिवाइडेड बाय टी हाफ। वहां से आप के निकाल लेंगे, उसके बाद इंटीग्रेटेड इक्वेशन यूज करेंगे। तो इंटीग्रेटेड इक्वेशन यूज करने पे यहाँ 4 जो ऑप्शंस हैं उनमें से एक ऑप्शन आपका करेक्ट है, जो आपको सेलेक्ट करना होगा। तो चलिए देखते हैं कौन सा आंसर इसमें से करेक्ट है। तो जैसा कि मुझे ध्यान है इसमें से जो ऑप्शन सी है वो आपका करेक्ट होना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं। तो ये वही कॉन्सेप्ट है जो हम कर चुके हैं, और उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे हैं। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर सेकंड। और सेकंड क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन फॉर अ रिएक्शन द रेट कांस्टेंट्स K1 एंड K2 कैलकुलेटेड एट टू डिफरेंट टेम्परेचर्स 500 केल्विन एंड 700 केल्विन। और K1 K2 की वैल्यू क्या है? K1 K2 की वैल्यू है 0.025 सेकेंड इनवर्स एंड 0.07 सेकेंड इनवर्स रेस्पेक्टिवली। द वैल्यू ऑफ ए इज, जो आरएनएस फैक्टर हमारा होता है उसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करके देनी है। तो आरएनएस फैक्टर के लिए आरएनएस की जो इक्वेशन है, और जो इक्वेशन की सेकंड फॉर्म है जो हम पढ़ते हैं log K2 by K1 इक्वल्स EA over 2.303 R, और ब्रैकेट में आता है T2 माइनस T1 ओवर T1 T2। तो रेट कांस्टेंट यहाँ पे गिवन है। एक ही वैल्यू आप कैसे निकालेंगे? देखिए जो अभी मैंने इक्वेशन बोली है उसमें ए तो आपको गिवन नहीं है, लेकिन पहले आप यहां से क्या करेंगे, इस इक्वेशन को जो सेकंड फॉर्म होती है आरएनएस इक्वेशन की, उससे वैल्यू ऑफ ई ए कैलकुलेट करेंगे, और उसके बाद फिर से आप लगाएंगे के इक्वल्स ई रेज टू द पावर माइनस ई ए ओवर आर टी। बात समझ में आ रही है? तो वो इक्वेशन यूज करके फिर आप ए की वैल्यू यहां कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ ऑप्शन गिवन है 1.61, 2.65, 3.67, 10.1। तो इनमें से एक ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है, जो ऑप्शन आपका है ए, यानी कि 1.61 जो वैल्यू है वो आपकी आरएनएस फैक्टर की आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो थर्ड लिया हुआ है, देखो ये भी आपका क्वेश्चन आया हुआ है जी मेंस 2015 में। यहाँ पे मैंने जो क्वेश्चंस लिए हैं वो जी मेंस में आए हुए क्वेश्चन लिए हैं, AIPMT में आए हुए क्वेश्चन लिए हैं, AIEEE में आए हुए क्वेश्चन लिए हैं, PMT में आए हुए क्वेश्चन लिए हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे हैं, और ये अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो ये ऑब्वियस है कि आपको बहुत सारी हेल्प इन क्वेश्चन से मिलने वाली है। तो वीडियो को आप पूरा देखें, सारे क्वेश्चंस यहाँ पे आप देखें, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पे लिए गए हैं। तो ये क्वेश्चन है हायर ऑर्डर ग्रेटर देन 3 रिएक्शंस आर
रेयर ड्यू टू, यानी कि मोर देन 3 ऑर्डर नहीं मिलता। ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया जी मेंस 2015 में, और इसके रीजन यहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं। देखिए पहला जो ऑप्शन है वो है लो प्रोबेबिलिटी ऑफ साइमल्टेनियस कोलिजन ऑफ ऑल द रिएक्टिंग स्पीसीज। तो अगर मोर देन 3 ऑर्डर आता है तो वहां पे जो नंबर ऑफ रिएक्टेंट स्पीसीज हैं वो भी हमें ज्यादा चाहिए, तो जो प्रोबेबिलिटी है साइमल्टेनियस कोलिजन का वो भी कम हो जाता है। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ इंक्रीजिंग एंट्रोपी एंड एक्टिवेशन एनर्जी एज मोर मॉलिक्यूल्स आर इन्वॉल्व। ये ऑप्शन मुझे सही नहीं लग रहा है, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज पे डिपेंड नहीं करती है। शिफ्टिंग ऑफ इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स रिएक्टेंट ड्यू टू इलास्टिक कोलिजन, लॉस ऑफ एक्टिव स्पीसीज ऑन कोलिजन। तो यहाँ जो है ये ऑप्शन ए है कि लो प्रोबेबिलिटी ऑफ साइमल्टेनियस कोलिजन ऑफ ऑल द रिएक्टिंग स्पीसीज। ठीक है, इस वजह से जो ऑर्डर है वो मोर देन 3 नहीं होता, जो मॉलिक्यूलरिटी है रिएक्शन की वो मोर देन 3 नहीं होती। ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4 आता है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या है, द रेट कांस्टेंट, ये अच्छा क्वेश्चन है। द रेट कांस्टेंट, द एक्टिवेशन एनर्जी एंड द आर्नियस पैरामीटर, जो ए हमने अभी डिस्कस किया था, आर्नियस फैक्टर ऑफ अ केमिकल रिएक्शन एट 25 डिग्री सेल्सियस आर 3 इंटू 10⁻⁻⁴ सेकेंड इनवर्स 104.4 kilojule per mole and 6 into 10⁻14 second inverse respectively. The value of the rate constant at t tends to infinity is, देखिए यहाँ पे जब आप वैल्यू देखेंगे t टेंस टू इंफिनिटी वैल्यू उस इक्वेशन में रखेंगे। कौन सी इक्वेशन में? k इक्वल्स a इंटू ई रेज टू द पावर माइनस ई ए ओवर आर टी, जो हमारी आर्नियस इक्वेशन होती है। तो t टेंस टू इंफिनिटी पे आप देखेंगे जो भी यहाँ पे रेट कांस्टेंट की वैल्यू आएगी, वो रेट कांस्टेंट की वैल्यू जो आएगी वो एक के इक्वल आएगी। ठीक है ना, तो एक की वैल्यू यहाँ पे क्या है, एक की वैल्यू है यहाँ पे, देखिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा क्वेश्चन में, है ना, उसके बाद जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैंने आपको बताया के की वैल्यू ए लेके आनी है आपको, तो यहाँ पे ए की वैल्यू जो गिवन है आर्नियस फैक्टर की, वो वैल्यू है 6 इंटू 10⁻14 सेकेंड इनवर्स। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका आया हुआ है AIPMT 2010 में, फॉर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इन इज EA एंड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज डेल्टा H, बोथ ऑफ दीज इन किलोजूल पर मोल। अच्छा, जो वैल्यूज हैं वो किलोजूल पर मोल में गिवन है। मिनिमम वैल्यू ऑफ EA विल बी, देखिए रिएक्शन आपकी एंडोथर्मिक है, और एंडोथर्मिक रिएक्शन में डेल्टा H के साथ अगर आप कंपेयर करते हैं तो डेल्टा H से, यानी कि जो एनर्जी अब्जॉर्ब करेंगे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, मोर देन डेल्टा H EA की वैल्यू आती है। एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए मोर देन डेल्टा H EA की वैल्यू आती है, और फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन लेस देन डेल्टा H, यानी कि जो एंथैल्पी चेंज आता है। तो ऑप्शन सी यहां पे आपका करेक्ट हो जाता है भाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन the degree of dissociation is equal to 1 minus e raised to the power minus kt. The time taken for the completion of 75% reaction is twice the t half of the reaction. बिल्कुल ये सही है, सेकंड ऑप्शन इसका भी करेक्ट है। The pre-exponential factor in the Arrhenius equation has a dimension of time, नहीं, pre-exponential factor टाइम की डायमेंशन नहीं रखता। All of the above, तो इनमें से हमारा बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन के लिए, है ना, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन के लिए जो 75% रिएक्शन है, तो जो टाइम टेकन होगा वो टी हाफ हो जाएगा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए उसने पूछा है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए नीट 2016 में आया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने लिए हुए हैं, तो आप सारे क्वेश्चंस को एक बार देख लीजिए और खुद आप सॉल्व करके देखिए। थोड़ा सा जो आइडिया है मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ, कुछ चीजें आपको खुद करनी पड़ेंगी, तो खुद करेंगे तो बहुत अच्छे से आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी। तो ये आपके पास एक क्वेश्चंस का कलेक्शन यहाँ पे हो जाता है, कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूँ और उसके बाद ये क्वेश्चंस अगर आप कर लेंगे तो बहुत अच्छी खासी हेल्प आपको इस चैप्टर में मिल जाएगी।
सेवंथ क्वेश्चन है द रेट ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 0.04 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स एट 10 seconds and 0.03 mole liter inverse second inverse at 20 seconds after initiation of the reaction. The half life period of the reaction is, देखिए 10 सेकंड में जो रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है वो इतना है और 20 सेकंड्स में जो रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है वो इतना है आफ्टर इनिशिएशन द रिएक्शन। तो हाफ लाइफ टाइम आपको बताना है। तो बड़ी सिंपल सी बात है, हाफ लाइफ टाइम आप इसका बता देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ जो ऑप्शन आपका आएगा वो आएगा ऑप्शन ए 24.1 सेकेंड। ठीक है, हाफ लाइफ टाइम इस रिएक्शन के लिए होगा। द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन, 8th क्वेश्चन है ये। रेट कांस्टेंट किस चीज पे डिपेंड करता है? रेट कांस्टेंट देखिए आप ध्यान रखेंगे मेरी बात जो मैं बोल रहा हूँ, रेट कांस्टेंट जो आपका चेंज होता है केवल टेम्परेचर चेंज करने पे चेंज होता है। तो टेम्परेचर रेट कांस्टेंट डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, है ना। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखेंगे। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड नहीं करता, टाइम ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड नहीं करता, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करता रेट कांस्टेंट। तो यहाँ पे टेम्परेचर आप ध्यान रखेंगे, रेट कांस्टेंट जो चेंज होता है वो केवल टेम्परेचर चेंज करने से चेंज होता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है। ये क्वेश्चन आपका AIPMT 2012 में पूछा गया भाई। इन अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन फॉर एवरी 10 डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर, अच्छा क्वेश्चन है, द रेट इज डबल्ड। जनरली ये देखा जाता है बहुत सारे रिएक्शंस के साथ कि 10 डिग्री राइज पे 10 डिग्री राइज करने पे टेम्परेचर पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डबल हो जाता है। देखिए यहाँ पे टेम्परेचर में कितना राइज किया गया, इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीज फ्रॉम 10 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 10 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो यहाँ जो टेम्परेचर राइज किया गया वो 100 माइनस 10 दैट इज 90 डिग्री यहाँ पे टेम्परेचर राइज किया गया। तो द रेट ऑफ रिएक्शन विल बिकम, देखिए यहाँ पे अगर 10 डिग्री हम राइज करते हैं तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डबल होता है, यानी कि 2 रेज टू द पावर 1, और यहाँ पे 9 टाइम्स यानी कि 90 डिग्री ये राइज हुआ तो 2 रेज टू द पावर 9 2 रेज टू द पावर 9 जो होगा इतने टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। तो 2 रेज टू द पावर 9 अगर आप यहाँ पे 2 रेज टू द पावर 9 2 रेज टू द पावर 9 को आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे ये आएगा भाई 256। आप कैलकुलेट करके देख लें, 256 मल्टीप्लाई करना आप 2 को 9 टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ ए ऑप्शन जो है आपका 256 आएगा, 512 आएगा, 512 टाइम्स आएगा, 512। तो यहाँ पे जो आपका बी ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। 256 2 रेज टू द पावर 8 होता है। ठीक है, 256 का डबल 512 होता है, तो 2 रेज टू द पावर 9 512 हो गया, ऑप्शन बी, हाँ 512 टाइम्स। ठीक है, the rate of reaction A plus B gives out products is given by the equation R equals K concentration of A into concentration of B. If B is taken in large excess, the order of reaction would be, देखिए सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से क्वेश्चन लिया हुआ है। तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जब हमने पढ़ाया तो उसमें बताया कि अगर किसी भी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन आप एक्सेस में ले लेते हैं, किसी भी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को अगर आप एक्सेस में ले लेते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन उस रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करना बंद कर देता है। ठीक है, तो अगर आप यहां से B हटा देंगे, देखिए B हटा देंगे तो रेट जो डिपेंड करेगा केवल A की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, इसलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो हो जाता है वहां पे 1 हो जाता है। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का क्वेश्चन है, करेक्ट ऑप्शन आपका B हो जाता है, यानी कि 1 ऑर्डर की रिएक्शन यहाँ पे ये हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन AIPMT 2012 में पूछा गया, इन अ रिएक्शन A plus B gives out product. Rate is doubled when the concentration of B is doubled. बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। Rate is doubled when the concentration of B is doubled and rate, देखिए रेट डबल होता है जब concentration of B डबल होता है, इसका मतलब है रेट ऑफ रिएक्शन जो है B की कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1 पे डिपेंड करता है। B की कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1 कहाँ पे है?
सी और डी ऑप्शन में है। देखिए आप ध्यान से देखें, सी और डी ऑप्शन में है, ठीक है। एंड रेट इंक्रीजेज बाय अ फैक्टर ऑफ 8 व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट्स ए एंड बी आर डबल। यानी कि बी की कंसंट्रेशन डबल करते हैं तो रेट 2 टाइम्स होता है, ए की कंसंट्रेशन डबल की तो ए और बी की दोनों एक साथ करते हैं 8 टाइम्स, तो ए की अकेले करेंगे तो कितना टाइम्स होगा, 4 टाइम्स होगा। तो ए की जो पावर है, ए की कंसंट्रेशन की पावर 2 पे डिपेंड करेगा रेट, और बी की कंसंट्रेशन की पावर 1 पे। यानी कि जो आपका ये डी ऑप्शन है ना, ये रेट वाला एक्सप्रेशन हो जाता है इस इक्वेशन के लिए, जो डाटा यहाँ पे गिवन है। आप देख लो, बी की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो 2 टाइम्स, ए की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे 4 टाइम्स, दोनों की कंसंट्रेशन डबल करेंगे, बढ़ाएंगे मतलब डबल कर रहे हैं हम, तो 2 2 जा 4 और यहाँ से 2 आया तो 2, यानी कि 8 टाइम्स आ गया, 8 टाइम्स, ठीक है ना, 8 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। तो जो डी ऑप्शन है आपका, ये इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट हो जाता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 12, डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 जो है आपका, ये है द इन्वर्जन ऑफ केन शुगर इज रिप्रेजेंटेड एज, ये केन शुगर का हाइड्रोलिसिस है, ऐसे समझ लो आप इसको, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर हम कहते हैं। तो ये केन शुगर का हाइड्रोलिसिस है, सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस, जहां पे ग्लूकोज और फ्रक्टोज हमको मिलते हैं। इट इज अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। देखिए जो ये रिएक्शन है, इसमें जो रेट है वो वाटर की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। जो रेट है वो वाटर की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, इसलिए सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ये हो जाती है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये मैंने आपको अभी एक क्वेश्चन हमने किया है, और ये जब हमने सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की थी उस टाइम भी हमने पढ़ा था, तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन आता है आपका 13th, और ये क्वेश्चन है द रेट लॉ फॉर द रिएक्शन RCl plus NaOH, ROH plus NaCl is given by rate equals, जो रेट है इसके लिए दिया हुआ कि जो RCl की कॉन्सेंट्रेशन पे, इस पे रेट डिपेंड करता है। यानी कि फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी अनअफेक्टेड बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन। नहीं, टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन तो इंक्रीज होगा, यानी कि ऑप्शन सही नहीं है। डबल्ड ऑन डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ NaOH, NaOH की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाफ ऑन रिड्यूसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ NaOH, नहीं फर्क पड़ेगा। हाफ ऑन रिड्यूसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ RCl टू 1/2, तो जो 13th का डी है, RCl की कंसंट्रेशन अगर 1/2 करेंगे तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी आपका हाफ हो जाएगा। तो 13th क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है भाई। 14th क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 10 मिनट्स। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ 10 मिनट्स गिवन है। टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टू चेंज फ्रॉम 0.08 टू 0.02 m। देखिए दो तरह से ये क्वेश्चन हो जाता है, या तो आप के निकाल के कर लें, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था, या फिर आप थोड़ा सा आइडिया लगा लेंगे कितने टाइम्स यहाँ पे, कितनी बार हाफ लाइफ टाइम यूज हुआ है। तो 0.08 से 0.04 और 0.04 से 0.02, यानी कि 75% रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट हुई है, यानी कि 2 हाफ यहाँ पे लगे हैं। ये भी ये क्लू है ना। इस तरह से भी क्वेश्चन आप ये कर लेते हैं, डायरेक्ट आंसर आपको मिल जाता है। तो आप देखें कितने परसेंट फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन में केवल एप्लीकेबल है, ये भी आप ध्यान रखें। फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन में एप्लीकेबल है, ये ध्यान रखेंगे, और 75% रिएक्शन कंप्लीट हुई है, यानी कि 2 हाफ्स ये रिएक्शन लेगी यहाँ पे। तो 10 1/2 है, तो 10 टू जा 20 मिनट्स लगेंगे रिएक्शन को 0.08 m से 0.02 m में कन्वर्ट होने में, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन आता है द फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 इज, के की वैल्यू गिवन है भाई 6.2 into 10⁻⁴ सेकेंड इनवर्स। द हाफ लाइफ पीरियड फॉर दिस डिकम्पोजिशन इज, सिंपल सी बात है, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला आप यहाँ पे लगाते हैं। कौन सा फॉर्मूला है, देखिए हाफ लाइफ टाइम आपको बताना है, तो टी हाफ मैं लिख के बता देता हूं आपको। तो टी हाफ इक्वल कितना लेंगे आप,
ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है। टी हाफ ये हो गया आपका, और ये फॉर्मूला बनता है आपका 0.693। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, इसको दोबारा बता देता हूँ। लेकिन यहाँ ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर लेंगे बस, सिंपल। ठीक है, तो टी हाफ इक्वल्स 0.693 ओवर के। तो यहाँ के की वैल्यू गिवन है, केवल आपको के की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके टी हाफ के लिए इसको कैलकुलेट करना है, हाफ लाइफ टाइम आपको मिल जाएगा। ठीक है भाई, तो ये आप कर सकते हैं। और इसका जो आंसर आपका आएगा वो मुझे याद नहीं है, लेकिन आप देख लीजिए, ऑप्शन बी आपका आ जाता है सॉल्व करने पे। ठीक है, 1117 सेकेंड। क्वेश्चन है आपका, द रेट ऑफ अ गैसियस रिएक्शन इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन आर इक्वल्स के ए बी। यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है ए और बी की कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1 पे डिपेंड करता है। इफ द वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन वेसल इज सडनली रिड्यूस्ड टू 1/4। देखिए, वॉल्यूम को अगर 1/4 रिड्यूस कर देंगे तो जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितनी हो जाएगी, 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। द रिएक्शन रेट रिलेटिव टू द ओरिजिनल रेट विल बी। तो 4 टाइम्स इनकी इसकी इंक्रीज हुई, 4 टाइम्स इनकी इसकी इंक्रीज हुई। ए की कॉन्सेंट्रेशन 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाती है, बी की कॉन्सेंट्रेशन 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। रेट लो एक्सप्रेशन यहाँ पे दिया हुआ है, तो 4 ये आपका आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। यानी कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो आपका 16 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। डी ऑप्शन मेरे हिसाब से करेक्ट इसका होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखिए अगर वॉल्यूम आप रिड्यूस करते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है। वॉल्यूम आप रिड्यूस करते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है, और वॉल्यूम आप इंक्रीज करते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, 17th क्वेश्चन है। 17th क्वेश्चन क्या है, इफ द प्लॉट ऑफ log a अगेंस्ट t इज अ स्ट्रेट लाइन विद द नेगेटिव स्लोप ऑफ द रिएक्शन एज ऑफ। रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की होती है भाई, ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया इंटीग्रेटेड इक्वेशन से। इस तरह के क्वेश्चन तो डायरेक्ट होने चाहिए, क्योंकि जितना हमने कॉन्सेप्ट यहाँ कर लिया है उसके बेसिस पे डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाना चाहिए। देखिए, ये क्वेश्चन है आपका जी मेंस 2013 में पूछा गया भाई, जी मेंस 2013 में। क्वेश्चन क्या है, द रेट ऑफ अ रिएक्शन डबल्स व्हेन इट्स टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 300 केल्विन टू 300। देखिए, ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको बहुत कराए हैं, है ना। ये जो आरएनएस इक्वेशन की सेकंड फॉर्म है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको डिक्टेट की थी, वो है log k2 बाई k1 इक्वल्स EA ओवर 2.303 R, और ब्रैकेट में यहाँ आता है T2 माइनस T1 ओवर T1 T2। तो वो फॉर्मूला केवल यहाँ आपको अप्लाई करना है, लॉग एंटी लॉग आपको लेना आना चाहिए, तो एक्टिवेशन एनर्जी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैलकुलेट करने पे एक्टिवेशन एनर्जी के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कैलकुलेट करने पे यहाँ पे जो एनर्जी आती है वो आती है 53.6 किलो जूल पर मोल। ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ये, आप कर लेंगे तो समझ लीजिए कि चैप्टर पूरा आपका तैयार हो जाएगा, पूरा चैप्टर आपका तैयार हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट है। अ कैटलिस्ट कैन नॉट बी रिकवर्ड अनचेंज्ड केमिकली एट द एंड ऑफ रिएक्शन। ये तो सही बात है, कैन नॉट बी रिकवर्ड अनचेंज्ड केमिकली, अनचेंज रिकवर किया जाता है, गलत है ये। अ कैटलिस्ट एक्चुअली डज नॉट इनिशिएट अ केमिकल रिएक्शन। अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट इज सफिशिएंट टू कैटलाइज द रिएक्शन। रिएक्शन ऑफ अ कैटलिस्ट इज स्पेसिफिक। तो ये वाला ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन सही है। और क्योंकि कैटलिस्ट क्या है, रिएक्शन को इनिशिएट नहीं करता। अ कैटलिस्ट कैन नॉट बी रिकवर्ड अनचेंज केमिकली एट द, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट होना चाहिए भाई। ठीक है, ए ऑप्शन ही करेक्ट है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो कैटलिस्ट है उसको आफ्टर कंप्लीशन द रिएक्शन सेम एक्सटेंट और सेम कंपोजिशन में हम रिकवर कर लेते हैं, यानी कि हमको वापस मिल जाता है वो। In a reaction A to B, the rate of reaction increases 2 times on increasing the concentration of reactants 4 times. The order of reaction is, एक रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट A है और A की कॉन्सेंट्रेशन को डबल करने पे जो रिएक्टेंट रेट है
इसने कहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट 4 टाइम्स। अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 4 टाइम्स कर देते हैं, क्वाड्रपल हम कर दें, तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो जाता है? डबल होता है केवल। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा वो हाफ होगा। ठीक है, स्क्वायर रूट हो जाएगा ना 4 का, 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 2। तो 4 अगर हम इंक्रीज 4 टाइम्स इंक्रीज करेंगे कॉन्सेंट्रेशन में, तो रेट ऑफ रिएक्शन 2 टाइम्स इंक्रीज होगा अगर यहाँ पे ऑर्डर हाफ है तो। ठीक है, ये तो सिंपल ही क्वेश्चन है। इसके बाद है द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स टेकिंग पार्ट इन अ सिंगल स्टेप ऑफ द रिएक्शन टेल्स अबाउट molecularity of the reaction, mechanism of the reaction, order of reaction, all of these। molecularity of the reaction बताता है एलिमेंट्री रिएक्शन होती है, सिंगल स्टेप वाली जो रिएक्शंस होती हैं वो एलिमेंट्री रिएक्शन होती है, और एलिमेंट्री रिएक्शन से हम molecularity of the reaction पता कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका करेक्ट है भाई। The elementary step of the reaction, twice Na plus Cl2 gives out twice NaCl is found to follow a third order kinetics। ये थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन है। तो द मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन इज, देखिए 3 मॉलिक्यूल हैं और थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन है, इसका मतलब है कि तीनों जो मॉलिक्यूल हैं वो काउंट होंगे मॉलिकुलरिटी में। नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स काउंट कर लेते हैं सिंपली, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की जरूरत नहीं है, एलिमेंट्री रिएक्शन हमारी होनी चाहिए, तो मॉलिकुलरिटी यहाँ पे 3 हो जाएगी भाई। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट रहेगा। ठीक है, 75% ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वाज कंप्लीटेड इन 32 मिनट्स। ऐसे मैंने 2 क्वेश्चन आपको पहले करा चुके, तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि जो परसेंटेज कंप्लीशन वाली बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे हो जाती हैं, आपको आइडिया थोड़ा सा लगा लें आप इसके बारे में। ठीक है, कि 50% रिएक्शन हुई है, 75% हुई है, उसके बाद उसका 12.5% और इसमें ऐड कर दें, 87.5% हुई है, तो कितने हाफ रिक्वायर्ड है? तो 75% रिएक्शन 32 मिनट्स में अगर होती है, तो 50% किस में होगी? 16 मिनट्स में होगी। सिंपल सी बात, सिंपल सा आंसर, सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, तो इन क्वेश्चन से बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं ये। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर द कैटलिस्ट? It alters delta G of the reaction. It catalyzes the forward and backward reactions to the same extent. Catalyst does not change the equilibrium constant of a reaction. It provides alternate pathway by decreasing activation energy of the reaction। जो कैटलिस्ट है वो डेल्टा जी डेल्टा एच पे कोई फर्क नहीं डालता, केवल वो एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज करता है। तो यहाँ ऑप्शन ए जो है, इट ऑल्टर डेल्टा जी ऑफ द रिएक्शन, डेल्टा जी रिएक्शन का चेंज नहीं करता कैटलिस्ट, तो जो ए है वो इसका आंसर है, और ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है अबाउट द कैटलिस्ट। A first order reaction is 50% complete in 1.26 into 10 raised to the power 14 second। How much time would it take for 75% completion? भाई फिर से वही क्वेश्चन आ गया, 50% कंप्लीट में इतना सेकंड लगता है, तो 75% कंप्लीशन में अभी क्वेश्चन किया हमने, ठीक है ना, उसमें कहा था 75% कंप्लीशन में 32 मिनट्स लगते हैं, तो 50% कंप्लीशन में कितना लगेगा, वहां पे हाफ कर दिया, यहाँ पे आप डबल कर दें बस। तो 1.26 इंटू 10 टू द पावर 14 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो बी आंसर आएगा आपका 2.52 इंटू 10 टू द पावर 14 सेकेंड्स। ये हो जाता है आपका यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन और बचे हैं बस। ये देखो आपका AIPMT 2011 में पूछा गया, which one of the following statements for the order of a reaction is incorrect? Order is not influenced by stoichiometric coefficient of the reactants। Order of reaction is sum of power to the concentration terms of reactants to express the rate of reaction। ये सही बात है। Order of reaction is always whole number। Order can be determined only experimentally। तो order of reaction is always whole number, ऐसा नहीं है ना, नेगेटिव भी होता है ना, फ्रैक्शन में भी होता है, तो होल नंबर, नेगेटिव तो खैर होल नंबर होते हैं, लेकिन फ्रैक्शन में भी ऑर्डर होता है। तो सी ऑप्शन जो है ये सही है, और ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है अबाउट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखिए ये क्वेश्चन 27th वाला जो क्वेश्चन है ये कितना बढ़िया है।
27वां क्वेश्चन जो आपका है ये पूछा गया भाई आपका जी एडवांस 2016 में, ठीक है, रिसेंटली पूछा गया, ज्यादा टाइम नहीं हुआ। रिपीटिशन देखो होता है तो इस तरह के क्वेश्चंस करने बहुत जरूरी हैं। अकॉर्डिंग टू आर्नियस इक्वेशन, आर्नियस इक्वेशन से क्वेश्चन है ये। A high activation energy usually implies a fast reaction. High activation energy usually implies a fast reaction. ये तो सही बात है। ये नहीं नहीं, ये गलत है। एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी तो रिएक्शन का रेट स्लो होगा। रेट कांस्टेंट increases with increase in temperature. This is due to greater number of collisions whose energy exceeds the activation energy. बिल्कुल ये मुझे सही लग रहा है बी। रेट कांस्टेंट डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये गलत है। रेट कांस्टेंट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये सही है, लेकिन इसमें रीजन क्या दिया, दिस इज ड्यू टू अ लोअर नंबर ऑफ कॉलिजन्स, ये गलत है। यानी कि यहाँ पे जो ऑप्शन बी है ना भाई आपका, आप ध्यान से देखो, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। रेट कांस्टेंट इंक्रीज होगा ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ठीक है। और ये क्यों होता है, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलिजन्स इंक्रीज होने की वजह से जो एक्टिवेशन एनर्जी है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स उसको एक्सीड कर जाते हैं, इसलिए रेट कांस्टेंट इंक्रीज होता है ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो इसका जो ऑप्शन बी है ये अकॉर्डिंग टू आर्नियस इक्वेशन ठीक है, बाकी ए बी और डी जो ए सी और डी जो ऑप्शन है वो भाई गलत है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है भाई, तो आज की इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस हैं। थैंक यू सो मच।